हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न यूनिवर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मेरा नाम है सुविद। मेरा नाम है शौर्य। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रोहित एंड मोहित went to their uncle's house during the summer vacation। देखो भाई, आप में से किसी की भी समर वैकेशन चल रही होगी, हो सकता है चल रही हो, तो उसी तरह रोहित और मोहित की भी समर वैकेशन चल रही थी। वो गए थे अपने अंकल के घर पे। उनके अंकल क्या थे फार्मर। अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स देखे, सिकल देखा, ट्रैक्टर देखा। तो आप ये देख रहे हैं ना एग्रीकल्चरल टूल, ध्यान से देखो, ये है सिकल, ये है ट्रैक्टर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड। हम सबको पता है फूड क्या होता है, पता है ना, तुम भी तो खाते ही होगे। As we all know that all living organisms require food. Plants can make their own food. Do you remember photosynthesis? Photosynthesis नाम की चीज याद है? तो होनी चाहिए। We don't make our own food. Our parents cook in the kitchen, but resources such as pulses, vegetables, basic resources make food. We get them from plants directly and indirectly. We get our food from plants and animals. अब देखो, अब फूड क्या होता है? फूड वो होता है जो तुम लोग खाते हो, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट प्लांट को भी फूड चाहिए। प्लांट का फूड कहाँ से आता है? सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड बनाता है। तो फूड सिर्फ प्लांट बना सकते हैं। तुम तो कहोगे तुम्हारी मम्मी किचन में जाती है, तुम्हारे लिए फूड बना के लाती है, खाना बना के लाती है। तुम्हारी मम्मी खाना बनाती नहीं है, खाना पकाती है, ये चीज याद रखना। योर पेरेंट्स कुक फूड फॉर यू, नॉट मेक फूड फॉर यू। जो फूड बनता है वो प्लांट्स बनाते हैं। बिकॉज तुम्हारी मम्मी जब किचन में जाती है, वो पल्सेस को कुक करती है, वेजिटेबल्स को कुक करती है, कट करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो काम होता है। पर जो बेसिक रिसोर्स है पल्स और वेजिटेबल्स, प्लांट से ही तो आता है। तो बेसिक रिसोर्स कहाँ से है? प्लांट से। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्रॉप्स। When plants of same kinds are cultivated at one place on large scale are called crops. अब तुम्हारा एक छोटा सा गार्डन है, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक गार्डन है, उस पर तुमने एक आलू का पौधा लगाया है, एक वीट का पौधा लगाया और एक चावल का पौधा लगाया है। वो क्रॉप नहीं है, वो प्लांट है। आलू का प्लांट है, वीट का प्लांट है। अगर तुम वही वीट कोई बहुत बड़े लैंड पे हजारों तादाद, लाखों की तादाद में लगाओगे, तब उसको हम क्रॉप कहेंगे। क्योंकि a group of plants it's called crop, but a single plant is only plant. Crops are of different types like cereal, vegetable और fruits. अब तुम्हारे पास सीरियल क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स भी होती हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow. ये उन सीजन्स के बेस पे क्लासिफाई कर जाती है जिनमें ग्रो करती है। जैसे कोई क्रॉप समर में ग्रो होती है, तो कोई विंटर में, जो तुम अभी पढ़ोगे, खारिफ, राबी और ज़ैद। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होंगे। अब तुम कश्मीर जाके देख लो और इधर दिल्ली में जाके देख लो, कश्मीर में ठंड होगी और दिल्ली में नहीं होगी, है ना। दिल्ली का टेम्परेचर देख रहे हो ना तुम, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, कहीं पे रेनफॉल ज्यादा होगी। तो हर एक रीजन का टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से वेरी करता है। तो उससे क्रॉप्स पे भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर जहाँ पर पानी ज्यादा है तो वहाँ पर तुम राइस को इजीली उगा सकते हो, क्योंकि राइस को बहुत पानी चाहिए होता है। पर जहाँ पर पानी कम है, मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर तुम लोग वीट उगा सकते हो, क्योंकि वीट को इतना पानी नहीं चाहिए होता है। अब भाई साहब, तुमने देखा होगा ना, राइस को तो उगाना भी पानी में पड़ता है ऑलमोस्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे, हमने क्रॉप्स को समझ लिया क्रॉप्स क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खारिफ, राबी और ज़ैद। खारिफ क्रॉप्स, अबे खारिफ क्रॉप्स क्या होती है? ये क्रॉप्स होती है रेनी सीजन क्रॉप्स होती है, मतलब रेनी सीजन में ग्रो होती है। तो ऑब्वियसली रेनी सीजन में ग्रो हो रही है, तो तुम तो समझ ही सकते हो कि इनको बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे रेनी सीजन में इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ये तो तुम्हें पता है, जून टू सितंबर का टाइम होता है जब रेनी सीजन होता है। जैसे इनके एग्जांपल देख लो, सोयाबीन और ग्राउंडनट। सोयाबीन और ग्राउंडनट इनके एग्जांपल हैं। राइस भी होता है वैसे तो एग्जांपल, बेसिकली बस सोयाबीन और ग्राउंडनट है, पूछे जाते हैं एग्जांपल। अब नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती है? राबी, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ये क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होती है। तो तुम समझ ही सकते हो इनको बहुत कोल्ड वेदर चाहिए। देखो वेदर के हिसाब से सीजन समझ में आ रहा है, सीजन विंटर यानी इनको बहुत कोल्ड वेदर चाहिए। अब तुम्हें विंटर सीजन कब आता है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कि राबी क्रॉप्स कब ग्रो होती है। ये समझो विंटर सीजन कब आता है, अक्टूबर टू मार्च आता है।
मतलब राबी क्रॉप्स अक्टूबर टू मार्च ग्रो हो रही है। पीस और वीट के एग्जांपल हो गए, पीस और वीट एग्जांपल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं जैद क्रॉप। देखो जैद क्रॉप किसी किसी की बुक में है, किसी किसी में नहीं है। 2 लाइन पढ़ लोगे कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, शांति से पढ़ो। दीज क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन द मंथ ऑफ मार्च टू जून। मार्च टू जून में गर्मी होती है, अभी भी गर्मी चल रही है तो समझ नहीं सकते, मार्च टू जून तक ही गर्मी रहेगी। तो यहाँ पे जैद क्रॉप्स ग्रोन होंगे। अभी एग्जाम्पल क्या है, इतना बड़ा कद्दू दिख रहा है तुम्हें, यही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब देखो ये स्टेप्स है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये सारे स्टेप्स है। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करोगे, सॉइल लोगे, वो जो सॉइल है तुम्हारी फील्ड में उसको प्रिपेयर करोगे इस हिसाब से कि तुम उसके अंदर सोइंग कर सको, जो सीड्स है उन्हें डाल सको, सोइंग। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे उसमें। फिर उसके बाद इरिगेशन, पहले मैन्योर और फर्टिलाइजर डालोगे, फिर पानी दोगे उसमें, इरिगेशन मतलब वाटरिंग ऑफ प्लांट। फिर उसके बाद उसको वीड से प्रोटेक्शन करोगे। वीड्स क्या होता है अभी तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे, इनको बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं, जो तुम्हारे जो क्रॉप है उसको डैमेज कर सकती है वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स दैट कैन डैमेज योर क्रॉप्स। उसके बाद हार्वेस्टिंग, अब देखो तुम्हारी क्रॉप उग गई है, थोड़ी वही पड़े रहेंगे, उग गई छोड़ो, उसको काटोगे, फिर काट के थोड़ी काट के भी ऐसे कहीं फेंक दोगे, खेतों में फेंक दोगे, उसको प्रॉपर एक स्टोरेज करनी होगी, वरना हो सकता है उसको अटैक हो सकता है। तो क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय रोडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एट द एंड वो तो खराब हो जाएगी, तो उसको प्रॉपर स्टोरेज हाउस देना होता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल को प्रिपेयर कैसे करा जाता है? इट इज द फर्स्ट स्टेप, तुमने पढ़ा है यहाँ पे कि ये जो है फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर तुम सॉइल को प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इट हेल्प्स टू टर्न द सॉइल लूजन। अब ये सॉइल को लूज करने में काम आता है। कैसे? मैं समझाता हूँ। ये ट्रैक्टर देख रहे हो, इसके पीछे एक सीड ड्रिल टाइप ऑफ मशीन लगी हुई है, ये उसको खोदती है, जो प्लांट जो सॉइल है उसको अच्छे से खोदती है, प्लो कर देती है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब ये रूट्स को अच्छे से डीप इनटू द सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए काम आती है, कि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, उनको सारे मिनरल्स मिल पाए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल पाए। ये एरेशन भी इंप्रूव करता है रूट्स की, प्लांट्स की, सॉरी। टूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना टूल प्लो। इट इज बीन यूज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू प्लो द सॉइल। अब ये तुम टूल देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है सॉइल को प्लो करने के लिए। प्लो होता था, फिर सीड डाल देते थे, हो, ये हो है। अब इसे करते हो, ये ज्यादा ये प्लो करने के ज्यादा काम नहीं आता, मेनली आजकल इससे वीड्स हटाई जाती है, पर पहले तुम इसे सॉइल भी प्लो कर सकते थे। अब आता है कल्टीवेटर, जो तुमने अभी देखा ट्रैक्टर के पीछे से कल्टीवेटर लगा हुआ था, सॉरी मैंने गलती से सीड ड्रिल बोल दिया था पहले, ये कल्टीवेटर होता है। इस कल्टीवेटर को जब तुम ट्रैक्टर के पीछे चलाते हो, ट्रैक्टर को चलाते हो आगे की ओर, ये सॉइल को ऐसे ड्रिल करता जाता है। देखो आगे का लैंड प्लेन है, इधर ड्रिल हो रहा है, जिससे तुम इक्वली सीड डाल सकते हो हर जगह पे। नाउ इट इज फ्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर driven by the cultivator. Use of cultivator saves the labor and time. अब ये जो कल्टीवेटर नाम की मशीन होती है, ये जो होती है हेल्प कर देती है फार्मर को भी, और ये लेबर का पैसे भी बचाती है और फार्मर का टाइम भी बचाती है। इससे प्रोसेस इजी हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, सोइंग। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality and clean and healthy seeds are selected of good variety are selected by farmers. Prefer to use seeds which give high yield. H by V seeds. बोले तो high yield variety seeds. ये तो वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये जो होती हैं बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी की सीड्स होती हैं, थोड़ी सी महंगी होती हैं पर अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जैसे प्लांट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छा उगता है प्लांट, तो इसीलिए। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो तुमने सॉइल को प्लो कर दिया, सॉइल डाल दिया, पानी डाल दिया, कैसे उगेगा प्लांट जब सीड ही नहीं डाली? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीड्स को सॉइल के अंदर अच्छे से डालने को हम सोइंग कहते हैं। अब ये जो फार्मर्स हैं, अब हर फार्मर के पास तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीदने का पैसा तो नहीं होता ना, क्योंकि कंपैरेटिवली टू नॉर्मल सीड्स ये महंगी होती है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए कि उन लोकल सीड्स में से अच्छी सीड कौन सी है,
उधर ये एक मेथड यूज होता है, हाउ टू सिलेक्ट गुड सीड्स। अब तुम एक पानी का कंटेनर लो, उसके अंदर लोकल सीड्स डालना, HYV नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा हेल्दी होती है। लोकल सीड्स डालो उसके अंदर। लोकल सीड्स जो होंगी उसमें से जो अच्छी होंगी वो पानी के अंदर डूब जाएंगी, और जो खराब होंगी वो पानी के ऊपर तैरेंगी। क्यों तैरेंगी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उन सीड्स को अंदर से खा चुके होते हैं, बिल्कुल खराब कर चुके होते हैं, इसलिए वो अंदर से खोखली होती है और वो ऊपर तैरने लग जाती है। बट जो हेल्दी सीड्स होती हैं वो इसीलिए पानी के अंदर डूब जाती है। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल के अंदर डाले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो, सॉइल के अंदर डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले जाते, कुछ ये एक सब्सटेंस होते हैं, एक जरिया होता है जिसके थ्रू प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ये डालते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब डिफरेंस देख लेते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर, they are a product of decomposition of organic matter which is rich in nutrients required by the plants। अभी ये मैन्योर क्या होता है? जब कोई प्लांट मर जाता है, कोई एनिमल मर जाता है, तब वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? वो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। वो डिकम्पोज जब हो जाता है तो वो सॉइल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाता है। उसी सॉइल को उठाकर जब तुम अपने खेत में डाल दोगे, अपने प्लांट्स में डाल दोगे, तो वो आपके प्लांट को पेनिट्रेट करने में, हेल्दी ग्रो होने में हेल्प करता है। फर्टिलाइजर्स होते हैं कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्टिलाइजर बेसिकली केमिकल होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं विच कंटेन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। वही बात है कि ये केमिकल है, केमिकल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और वही न्यूट्रिएंट्स केमिकल के थ्रू प्लांट्स को सप्लाई करे जाते हैं। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। अब मैन्योर जो होते हैं वो फील्ड में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। कैसे? अगर मान लो फार्मर ने कोई क्रॉप उगाई, अब वो गलती से हार्वेस्ट करने में 1-2 रह गई, मर जाएगी वो तो क्रॉप। तो अगर उस क्रॉप को उखाड़ के उसका सॉइल ले लें तो वो न्यूट्रिएंट के बेसिस में बाकी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसीलिए इधर लिखा गया है कि मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज ओनली। मैन्योर्स ऐड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर्स में मिनरल्स इतने नहीं होते, बट ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है, जो सॉइल को ह्यूमस बहुत ज्यादा रखता है ह्यूमस सॉइल में। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट लैक ह्यूमस। मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब जैसा मैंने इधर समझाया, इनमें न्यूट्रिएंट्स इतने ठीक ठाक होते हैं, ऐसा नहीं कि होते ही नहीं, होते हैं, पर ह्यूमस ज्यादा होती है। न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर से तो कम ही होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। अब जो मैन्योर्स होते हैं ये चीप होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में। और फर्टिलाइजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अब लेट्स गो टू इरिगेशन। देखो कहाँ तक हमने पढ़ लिया। सॉइल हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, उसके अंदर हमने सोइंग कर ली, सोइंग करने के बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर, ये 3 स्टेप हम कर चुके हैं। तो लेट्स गो टू इरिगेशन। अभी इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज बेसिकली वाटरिंग ऑफ प्लांट। तुम अपने घर में जाते हो, अपनी बालकनी, अपने गार्डन में जाके प्लांट्स को वाटरिंग भी करते हो ना, प्लांट्स को पानी भी देते हो, तो वो भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिगेशन। अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि होता क्या है। इरिगेशन होता है ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो पानी सबको चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसी तरह प्लांट को भी चाहिए। अब प्रॉपर ग्रोथ चाहिए होती है प्लांट को, ऐसा थोड़ी है तुमने सीड डाला अपने आप उगेगा, उस सीड को भी तो उगने के लिए कुछ चाहिए। मैन्योर फर्टिलाइजर तो तुमने डाल दिया। एक तरीके से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए फूड होते हैं, पर इंसान को भी तो, जैसे इंसानों को भी खाने के साथ पानी तो चाहिए ना, सिर्फ खा के थोड़ी दिन रह सकता है, उसी तरह प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है। प्लांट का जो वाटर होता है, हम तो मुंह से पानी पीते हैं, प्लांट का वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? रूट्स में। ये आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाटर और मिनरल, वो वाटर तो जाता ही है रूट से, साथ में मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होता है। मतलब रूट्स
एक मेजर रोल प्ले करता है प्लांट में। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में 90% वाटर ही होता है, बाकी 10% होता है। और जो तुम्हें प्लांट जो दिख रहा है ना, वो पूरा अंदर से पानी है, 90% उसमें पानी है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन। हाँ, पानी क्यों जरूरी है? वाई इज वाटर एसेंशियल? क्यों जरूरी है? बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड होंगे ही नहीं ड्राई कंडीशन में। अब जब तक एक सीड से सैपलिंग ही नहीं बनेगा तो तुम क्रॉप कैसे उगाओगे? वाटर बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स पानी में एब्जॉर्ब होता है ना, वो भी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट चले जाते हैं आराम से। तो अगर तुम वाटरिंग ऑफ प्लांट करते हो तो इरिगेशन करते हो। अब देखो, ये तो बात अलग हो गई। तुम अपने घर में जाते हो, किसी भी किचन के किसी भी यूटेंसिल से या पाइप से कैसे भी पानी दे देते हो। बट व्हाट अबाउट अ लार्ज लैंड, व्हाट अबाउट अ लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड? तो उसमें ऐसे तो पानी दे नहीं सकते ना कि गिलास से या फिर नॉर्मली किसी भी यूटेंसिल से उठा के पानी दे दो, वो पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली। तो कुछ सोर्स होता है इरिगेशन का। तो क्या सोर्स है? वो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल, इनसे पानी लाकर फील्ड तक ट्रांसपोर्ट करा जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये तो हमने इरिगेशन तो समझ रहे हैं। इरिगेशन के दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड्स, जो पहले यूज होते थे, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में कोई ऐसे वाटरिंग ऑफ प्लांट नहीं करता, पर पहले करता था। और कुछ है मॉडर्न मेथड्स जो आज की डेट में यूज होते हैं, आज हम यूज करते हैं। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है? वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। देखो, यहाँ मानो एक लेक है, एक कैनाल है, तो कैनाल से ऊपर भी तो लेके जाना है वाटर, तो वो कैसे लेकर जाया जाएगा? तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। क्या है ये? बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। ये सारी चीजें, ये बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। गाय भैंस वगैरह यूज करी जाती है। वैसा नहीं है कोई पानी के अंदर जाता है लेके आता है पानी। ह्यूमन्स भी जाते हैं कभी कभार, या फिर गाय भैंस, कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह जो होती है वो यूज होती है। तो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। सस्ते तो बहुत होते हैं मेथड, इनमें कुछ खास पैसा लगता नहीं है, पर ये उतने एफिशिएंट नहीं होते जितने मॉडर्न मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स जितने फास्ट, जितने इजीली काम कर सकते हो उतने में नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल याद कर लेना, मोट, चेन पंप, ढेकली और ये राहत। अब हम मूव करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ब्रो, टू ओल्ड मेथड्स यार। आओ थोड़ा सा मॉडर्न मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलोज। स्प्रिंकलर सिस्टम। व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम? स्प्रिंकलर सिस्टम एक पाइप होता है, उस पाइप के अंदर पानी सप्लाई करा जाता है एक पंप से, और उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल होती है जो रोटेट कर रही होती है। उसके अंदर दो छेद होते हैं। जैसे तुम बार्बर शॉप पे तुमने एक स्प्रे बॉटल देखी होगी, उस स्प्रे बॉटल में ऐसे तुम जब उसको स्प्रे करते हो तब पानी ऐसे निकलता है कि मान लो बारिश हो रही है। तो प्लांट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है कि ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। उधर दो नोजल्स होते हैं, उनमें से स्प्रे होता है पानी, और जो नोजल्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं। इससे क्या होता है, ये स्पेशली यूज किया जाता है अनइवन लैंड्स पे, जैसे कॉफी। अब कॉफी कहाँ पे उगती है? असम में ना, 8th में है जियोग्राफी में, ठीक है। अब असम में जब कॉफी उगती है, मेनली और भी जगह उगती है। अब वो असम कहाँ है? पहाड़ों पे। तो उधर अनइवन लैंड्स पे ये जो है, ये वाला सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है। अब पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम। अब जैसे ये तुम्हारे गार्डन्स के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। अब इसमें पाइप होता है वाटर का, उसका एक पॉइंट बंद होगा, एक पॉइंट में टैप होगा। अब तुम उसको पाइप को हर क्रॉप के पास रख दो, और हर क्रॉप के पास एक एक छेद कर दो सेफ्टी पिन से। जब तुम वो कर दोगे, पानी का टैप खोल दो, ड्रॉप बाय ड्रॉप करते करते उधर पानी आ जाएगा, और तुम्हारी क्रॉप को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी मिल जाएगा, और तुम्हारा पानी वेस्ट भी नहीं होगा। और ये मेथड मेनली वहां पे यूज किया जाता है जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम हो। जैसे मान लो अब तुम्हारे गार्डन में अगर तुम ये मेथड यूज करोगे ना, तो तुम्हारा पहले तो पानी बहुत ज्यादा बचेगा। जरूरी नहीं है तुम्हारे पास पानी है या नहीं है, तुम्हारा पानी बहुत ज्यादा सेव होता है। जहां पर पानी नहीं है वहां पे तो यूज होता ही है। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वीड्स। हम वीड्स के बारे में पढ़ेंगे।
अब इसमें ना एक स्टोरी टाइप समझाया गया है। दो लड़कियां थी, भूजो एंड पहेली। भूजो एंड पहेली वो नियर बाय वीट फील्ड में गए थे और उन्होंने देखा कि देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। अब देयर वर वीट फील्ड में गए थे, जैसे मानो ये फील्ड है, ये कोई फील्ड है मानो, उधर कई सारे इमेजिन कि एक फील्ड है, उधर वीट के प्लांट्स उगे हुए हैं। उन्होंने देखा कि बीच बीच में कोई और प्लांट भी था, जैसे इधर वीट का प्लांट है तो साइड में एक प्लांट और है, यहाँ वीट साइड में एक और प्लांट, ऐसे प्लांट्स बने हुए थे। तो इन द फील्ड, तो वो जो प्लांट थे ना, वो अनडिजायरेबल प्लांट थे। एक्चुअली वो प्लांट उगाए नहीं गए थे, अपने आप उग गए थे। अनडिजायरेबल प्लांट से नेचुरली उगे थे। अब उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहते हैं? उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को कहते हैं वीड्स। जैसे इस फोटो में भी दे रखा है, ये क्या है? वीड्स है। ये क्या है? वीड है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। अब जैसे एक फार्म है, उसमें बहुत सारी वीड्स उग गई हैं, अब फार्मर उसको अपने टूल्स के थ्रू निकाल रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop's plants, water, nutrients, space, light, dust. They affect the growth of the crop. अब weeds को निकालना क्यों जरूरी है? अब weeds आ रहे हैं तो अंदर प्लांट ही तो उग रहा है? नहीं, weeds को निकालना इसलिए जरूरी है, वो सनलाइट के लिए और वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, हर चीज के लिए compete करता है मेन प्लांट के साथ। मान लो एक वीट का फार्म है, उसके अंदर एक वीड उग गई है, तो वो वीट से सारे न्यूट्रिएंट्स लेगा, वीट के प्लांट से, गेहूं से सारे न्यूट्रिएंट्स लेगा, सनलाइट ज्यादा लेगा, वाटर ज्यादा लेगा, स्पेस ज्यादा लेगा, और उस गेहूं को, वीट को ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वीड्स को हटाना बहुत जरूरी है। Some weeds interface even in harvesting and may be poisonous for animals and humans. Weeds. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing the crops help us uprooting and killing the weeds, which make them dry up and get mixed with the soil. अब जो weeds होती हैं, ये बहुत ज़्यादा harmful होती हैं अगर तुम हार्वेस्टिंग के टाइम भी इसको निकालो तो। अब हार्वेस्टिंग के टाइम अगर तुम निकालोगे, अगर ये क्रॉप के साथ मिक्स हो गई, कि तुम गेहूं का पौधा निकाल रहे हो, वीड साथ में निकाल दी, मिक्स हो गई, पॉइजनस हो जाएगी गेहूं यार। अब इसीलिए वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बाय द टाइम। अब बेस्ट टाइम क्या होता है वीड्स को निकालने के लिए? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब जब वीड्स में फ्लावर्स और सीड्स जब तक नहीं उगते हैं, उससे पहले उस वीड को निकाल देना, क्योंकि अगर वो चीज़ हो गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके प्लांट के लिए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. From the time to time, this is done with the help of a खुरपी। अब खुरपी एक टूल होता है जिसके थ्रू इसको ग्राउंड लेवल के थ्रू काट दिया जाता है वीड को, जिससे वो वीड ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, मतलब थोड़ा सा ग्राउंड के नीचे से लेवल से जड़ समेत काटने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अब वो हमको भी नुकसान कर सकता है। A seed drill is also used to uproot weed. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. अब ये एक मशीन होती है, उसको हम कहते हैं सीड ड्रिल, वो भी यूज होती है, उसको हम इस काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो भी यूज होती है वीड्स को जड़ से निकालने के लिए। और अब कुछ केमिकल्स भी यूज होते हैं वीड्स को निकालने के लिए, जैसे 2 और 4D। ये 2 केमिकल्स हैं, थोड़ा सा अजीब नाम है, पर ये 2 केमिकल्स के नाम है जो यूज किए जाते हैं वीड्स को निकालने के लिए, और इन केमिकल्स को हम कहते हैं वीडिसाइड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्हाट इज हार्वेस्टिंग। अब देखो हमने कहाँ तक पहुँच गए, प्रिपेयर कर लिया अपने सॉइल, सोइंग भी कर दिया, इरिगेशन भी कर दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर भी कर दिए, सब हो गया हमारा। अब हमारा रहेगा हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्ट करके उसको स्टोर करना। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग होता क्या है? हार्वेस्टिंग बेसिकली कहता है क्रॉप्स को काटना। अगर मैं तुम्हें बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो क्रॉप्स को काटना। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। देखो ये एक जरूरी काम है। तुमने क्रॉप तो उगाई, मेहनत तो सारी करी, पर काटा ही नहीं, सारी मेहनत, ऑल योर एफर्ट्स गोज इन वेन, खत्म। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। भाई क्रॉप मैच्योर हो गई, बन गई, इसको हमने काट दिया, इतना हमारा हो गया, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स आर पुल्ड आउट टू
कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब क्या जो क्रॉप होती है वो ग्राउंड क्लोज टू द ग्राउंड काटी जाती है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। अब एक सीरियल क्रॉप होता है ना, उसको 3 से 4 महीने आराम से लगता है मैच्योर होने में। 3 से 4 महीने आराम से लगते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये जो वो होता है ना हार्वेस्टिंग, या तो वो सिकल से करेगा। सिकल क्या होता है? सिकल होता है ये जो आपको टूल दिख रहा है ना, इसे सिकल कहते हैं, इसे कहते हैं सिकल। या फिर हार्वेस्टर से डायरेक्टली मशीन के थ्रू कर लिया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो हार्वेस्टेड क्रॉप ऐसा नहीं है कि हार्वेस्टेड क्रॉप उठाया कर दिया डायरेक्ट स्टोर। जो ग्रेप्स होते हैं उनको सेपरेट करके फिर उसको स्टोर करा जाता है, ये हिसाब होता है। चलो शुरू करते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल टूल। अब ये जो है सोइंग का टॉपिक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। द टूल इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स शेप्ड लाइक अ फनल। अभी तुम बैलगाड़ी देख रहे हो ना, बैल, उसके ऊपर डंडा, ये ऊपर 2 इंसान चल रहे हैं साथ में। अब ये एक फनल देख रहे हो तुम लोग, ये फनल जो है इसके अंदर ये धीरे धीरे करके सीड्स डाल रहे हैं, थोड़े थोड़े सीड्स डाल रहे हैं, जिससे वो सीड इधर सो हो रहा है और ये उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके कदमों से क्या हो रहा है, वो पैदल चल रहे हैं तो सॉइल दोबारा से ठीक हो जा रहा है, जिससे सोइंग होता है। पर ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट मेथड है। अब उसकी नई मशीन आ गई है, सीड ड्रिल। अब एक सीड ड्रिल से, जो मैंने आपको बताया कल्टीवेटर और सीड ड्रिल, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब एक सीड ड्रिल जो है वीड्स निकालने के लिए भी यूज हो जाती है और सोइंग के लिए भी अच्छी खासी यूज होती है। अब ये क्या करती है, सॉइल को खोदा, उसके अंदर इक्वल एक्यूरेटली सीड्स जाती हैं और इससे जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली होता है और बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीड्स जाती हैं कि अगर एक जगह पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर 2 सीड्स जाएंगी तो 3 नहीं जाएंगी, 2 ही जाएंगी। पर ये काम 2 मीटर के डिस्टेंस पे कभी 2 चली गई, कभी 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे 4 चली गई, ये काम इसमें नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्टोरेज। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज। हमने फाइनली क्या कर लिया, सॉइल को प्रिपेयर करा, सोइंग करा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डाला, फिर उसके बाद हमने इरिगेशन भी कर लिया। इरिगेशन करने में हमने सारे प्रोसेस उस क्रॉप उग गई हमारी, हार्वेस्ट भी कर लिया। पर हार्वेस्टिंग के बाद अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करा तो ऑल आवर एफर्ट्स गोज इन वे। मतलब हार्वेस्ट तो तुमने कर लिया, पर तुम्हें हार्वेस्ट करने के बाद जगह तो चाहिए, तुम्हारी क्रॉप्स रहेगी कहाँ, जाएगी कहाँ? तुम ऐसे तो पटक नहीं सकते कहीं पर भी। ऐसे पटकने का क्या होगा, ऐसे ही पटक दोगे तो फिर जो क्रॉप्स होगी दैट आर अटैक्ड बाय रोडेंट्स, आइदर दे आर अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टोरेज करना, तुम स्टोर कहाँ कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्वेस्टेड क्रॉप तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम जूट बैग्स में या फिर मेटालिक बिन्स में भी स्टोर आराम से कर सकते हो। पर अगर क्रॉप्स तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा है, 10,000 लाख्स की क्वांटिटी में, तो भाई जूट बैग और मेटालिक बिन में स्टोर करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिलॉस और ग्रेनरीज जो आप देख रहे हो ना, इसको ये सिलॉस एंड ग्रेनरीज कहते हैं इसको। तो ये सिलॉस और ग्रेनरीज से क्या होता है, पेस्ट और रैट्स, पेस्ट जैसे रैट्स और इंसेक्ट्स, इनसे प्रोटेक्शन हो जाती है। इनमें मतलब इनमें क्या है, तुम कहीं पे भी पटक दोगे तो दिक्कत ये कि कहीं रैट्स आ गए या फिर इंसेक्ट्स आ गए तो गई क्रॉप तुम्हारी। तो यहाँ पे उसकी सेफ रहती है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी एक जरूरी टास्क है, क्योंकि अगर क्योंकि सब करके यहाँ स्टोर नहीं करा तो गए, सब तो कर लिया, हार्वेस्ट भी कर ली, क्रॉप्स भी आ गए, पर यहीं स्टोर नहीं करा, सारे एफर्ट्स गए। एंड द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, वही कि आपको ये जो हार्वेस्ट कर लिए ग्रेन्स उनको इन सबसे प्रोटेक्ट रखना है, मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन जरूरी है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स में एज कंपेरेटिवली मोर मॉइस्चर होता है, तो उनकी प्रोटेक्शन और ज़्यादा जरूरी है कि मॉइस्चर से अटैक ना हो जाए, वो अटैक बाय मॉइस्चर भी हो जाता है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। जो अभी भी फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, वो अगर तुमने बिना सुखाए ऐसे ही गीले ही उनको रख दिया, उनको ऐसे ही गीला स्टोर कर दिया, तो फिर तो भाई फिर तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो ही जाता है।
तो फिर उससे क्या होता है, अनफिट होता है। हम ह्यूमंस, एनिमल्स, कोई भी उसको इंटेक करेगा तो उसके लिए अनफिट है। तो ज़रूरी क्या है, पहले उसको धूप में सुखा लो, उसको ड्राई कर लो पहले, उसके बाद ही उसको स्टोर करो, जिससे क्या हो, उसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये वही कि बैक्टीरिया, पेस्ट, फंजाई, इनसे उसका अटैक कम होता है। एनिमल हस्बेंड्री ये क्या होता है? Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब जो कोस्टल एरियाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कोस्टल एरियाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी स्टेपल डाइट में फिश होती है। क्यों? अब कोस्टल एरिया में रहते हैं मतलब ऑब्वियसली तुम लोग कोस्टल एरिया पता है ना, लैंड के पास बहुत सारा पानी है, तो पानी के अंदर क्या होती है? मछलियाँ। पानी के अंदर गेहूँ थोड़ी उगती है, मछली होती है। अब वो मछली वही पकड़ के खाते हैं, बेसिकली नॉन वेजिटेरियन। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. अब आपने अभी अभी देखा है इस पूरी स्लाइड में, इस पूरी वीडियो में जो अभी तक आपने देखी है, कि जो है पूरा का पूरा बहुत लंबा मेथड होता है सीड्स को उगाने का, गेहूँ, चावल, बहुत सारी क्रॉप्स उगाने का। पर ऐसा नहीं है कि तुमने एनिमल पाला, फिश ली पकाई खाई। इसमें मेथड्स होते हैं। मुर्गी ली, अंडा दिया, पकाया, खाया, नहीं, बहुत सारे मेथड होते हैं अगर तुम उसको लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, होम में भी केयर चाहिए बट फार्म्स में और ज़्यादा चाहिए। अब उनको प्रॉपर फूड चाहिए रहता है। अब अगर तुम उनको प्रॉपर फूड नहीं दोगे तो जो उनका मिल्क प्रोडक्ट होगा, अगर तुम गाय को गेहूं की जगह, गाय को उसके चारे की जगह तुम कुछ भी यारा गैरा खिला दोगे तो उसका जो दूध होगा वो अच्छा निकलेगा नहीं ना। उसको प्रॉपर फूड चाहिए, प्रॉपर शेल्टर चाहिए, ठंड के मारे ही जानवर मर जाएगा, प्रॉपर केयर चाहिए। अब अगर तुम उसको केयर ही नहीं करोगे, उसको ऐसे खुला छोड़ दोगे, कहीं घूम गया, कोई गाड़ी आके ठोक गई, ऐसे होता है क्या? उसको प्रॉपर शेल्टर दो, केयर दो, प्रॉपर फूड दो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा नेसेसरी है। When these activities are done on large scale, it is called animal husbandry. अब इसमें सिर्फ फिश ही नहीं आती कि तुमने फिश पकड़ी पका के खाई, नहीं, लोग मुर्गी रियर करते हैं, मुर्गी से अंडे निकाल के खाते हैं, लोग मुर्गी को काट के खाते हैं। इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। गाय को रियर करते हैं, उसका दूध लेते हैं। तो यहीं पर होता है हमारा चैप्टर खत्म, दी एंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अब सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना, वरना सिलेबस छूट जाएगा। बाय बाय। अब कमेंट कर देना अपने डाउट्स, आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाय बाय।